हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग रीजनिंग में ऑलरेडी हमने काफ़ी टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं, और उसी सीरीज में आज से हम फिर से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक की यदि बात करें बच्चों, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में और क्वेश्चंस को करने में भी, क्योंकि इस टॉपिक का अपना एक एहसास है, अपना एक ऑरा है इस टॉपिक का भी। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है आपका कौन सा, ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन की यदि बात करें तो क्या होता है ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि रिश्ते, रिश्तों की हम यहाँ बात करेंगे। और रिश्ते कैसे? ब्लड रिलेशन का मतलब होता है ऐसे रिश्ते जो कि हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब मेरा यहाँ से है, एक फैमिली की हम यहाँ बात करेंगे। अब फैमिली की बात, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे बेटे बेटियां हैं, या भाई बहन हैं, या जो भी अपनी फैमिली में जो सर्कल में जो लोग होते हैं उनकी हम बात करेंगे। देखो, रिलेशन एक अलग चीज़ है और ब्लड रिलेशन एक अलग चीज़ हो जाता है। रिलेशन तो स्टूडेंट्स टीचर का क्या है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, दोस्त क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन तो कहीं कहीं भी बन सकता है, समझ रहे हैं? रिलेशन यानी कि दो लोग के बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ मिल गई तो वहाँ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिश्तों की बात यहाँ पे नहीं करनी है आपको जिन रिश्तों को कोई नाम नहीं मिल पाता, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो एक फैमिली की हम बात करेंगे। चलिए बढ़ें आगे, है ना बच्चों? टॉपिक की यदि हम बात करें तो इस टॉपिक से आपके प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक हो जाता है। क्योंकि यहाँ से आपके 4 to 5 मार्क्स के आप यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बात करें सिटिंग अरेंजमेंट या पजल की, वहाँ पर भी ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से आपका 5 मार्क के क्वेश्चन वहाँ पे बन जाते हैं, सिटिंग की बात करें या पजल की बात करें। तो बेसिक्स यदि आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं तो कहीं न कहीं आपकी बहुत हेल्प करेगा मेंस के एग्जाम में। प्रीलिम्स में तो करेगा ही, नो डाउट, लेकिन मेंस में भी एक बहुत ही बड़ा वाइटल रोल ये प्ले करता है। चलिए, तो बिना वक्त जाया करते हम आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरली बनते हैं ब्लड रिलेशन। सबसे पहले यदि बात करें तो बेस्ड ऑन डायलॉग और कन्वर्सेशन। इसका मतलब है कि डायलॉग के ऊपर, यानी कि पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, इशारे वाले क्वेश्चन है। इशारे का मतलब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, समझाऊँ आपको, तो क्या होता है, जनरली शादी फंक्शन में जब हम जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हैं या कोई दोस्त है, दोस्त की बात करें चलो, या पेरेंट्स की बात करें, तो वो जनरली पॉइंटिंग करते हुए कहते हैं कि वो जो सामने दिख रहा है ना, वो जो सामने दिख रहा है, वो मेरी पिताजी के, माताजी के, बुआ जी के, फूफा जी के, ये उसका वो है। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये होता है डायलॉग बेस, यानी कन्वर्सेशन बेस, या कि पॉइंटिंग वाले। तो फिर आप सोच जाते हो यार ये इतना बड़ा बताया है तो ये इसका क्या लगेगा, तो वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो बताते हैं ना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, मेरे समझ से बाहर रहे हमेशा ऐसे रिलेशंस। ठीक है, ये इसका 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 वो लगता है। ठीक है, लेकिन हाँ, समझा आपको बहुत बेहतरीन दूंगा। ठीक है, चलिए सेकंड है बेस्ड ऑन पजल। बेस्ड ऑन पजल का मतलब क्या होता है, एक फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि ए इज सन ऑफ बी एंड बी इज ग्रैंड मदर ऑफ सी। इस तरह से एक पूरा एक फैमिली का स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि फैमिली में 10 लोग हैं, इतने मैरिड कपल हैं, वो ये जॉब करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर ना वेरिएशंस भी बन जाते हैं। किस तरह से? एक तो था नॉर्मल फैमिली ट्री, जहाँ पे आ गया कि ए है वो बी का बेटा है, बी है सी का सन है, इन लॉज है, या नेफ्यू है, नीस है, ये सब कुछ है। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ऐड कैसे हो जाती हैं? प्रोफेशंस ऐड हो जाते हैं। प्रोफेशन का मतलब कि ए है वो डॉक्टर है, बी है वो इंजीनियर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और थर्ड जो टाइप आता है वो आता है कोडेड का। कोडेड का मतलब देखो, सिलॉक्स हमने पढ़े हैं, हमने इक्वलिटी हमने पढ़ी है, ऑर्डर रैंकिंग हमने पढ़ा है, तो सब जगह आपने देखा कि कोडेड कहीं न कहीं आ रहा था। ठीक है, या पिछले टॉपिक की हम बात करें डिस्टेंस रिलेशन, कोडेड आ रहा था। यानी कोडेड का मतलब यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पर भी आपका कभी ऐसा होगा कि आपको पूरा पैरा ना देके आपको बस और बस सिंबल आपको दिए जाएँ। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का टॉपिक है, समझिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रिश्तों की यदि बात करें तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिश्ते क्या होते हैं। एक फैमिली की यदि बात करें तो फैमिली में जो हमारे होते हैं, हम होते हैं, कुछ लोग हमसे बड़े होते हैं, कुछ लोग हमसे छोटे होते हैं, कुछ लोग हमारे बराबर होते हैं। समझ रहे हैं? चलिए बात करते हैं यहाँ पर ना एक उम्र की बात नहीं होती है। जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ पे उम्र की बात नहीं होती है कि सर मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन, नहीं। यहाँ पे बात होती है जनरेशंस की, यानी पीढ़ियों की यहाँ बात होती है। यानी कि अगर हम बात करें हमसे अपर जनरेशन की, तो हमारी अपर जनरेशन में कौन आ जाते हैं? हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे अंकल आ जाते हैं, हमारी आंट आ जाती हैं, हमारे इन-लॉज आ जाते हैं, ठीक है? और भी यदि हम एक जनरेशन और ऊपर चले जाएँ तो और ऊपर जाने में बच्चों आ जाते हैं, रिलेशंस हमारे ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं, ग्रैंडमदर हमारे आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से आपको समझाऊँ एक बार के लिए कि बच्चों मान लो ये हम हैं, ये कौन है? हम, मैंने हम ही लिख दिया है, ठीक है? हम हैं। और हमारी जनरेशन्स की यदि हम बात करें तो हमारी जनरेशन में कौन आ जाएँगे? हम जनरेशन का मतलब होता है कि आपकी समानांतर पीढ़ी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आपके बराबर वाले, कि जिनके साथ आप हँसी मज़ाक कर सकते हो, तो आप कहो कि सर हम तो अपने पापा के साथ बैठ के सट्टा मार लेते हैं। हाँ? तो वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है? जनरेशन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? उम्र तो है ही, ठीक है? यहाँ पे जनरेशन का मतलब है कि कौन लोग आपकी जनरेशन से ऊपर जा रहे हैं, कौन लोग आपकी जनरेशन से नीचे जा रहे हैं। तो हमारी जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले कौन आ जाएँगे यहाँ पे? हमारे सिबलिंग्स आ जाएँगे। सिबलिंग्स का मतलब होता है कि अपने जो भाई या बहन है वो आपके आ जाएँगे सबसे पहले। इसके बाद कौन आ जाएँगे आपके? कजिन आपके निकल के आ जाएँगे यहाँ से, ठीक है? कजिन में आपके चाचा के, मामा के, और किसके होते हैं कजिन? बुआ के और मौसी के, ये सारे लोग कजिन होते हैं, ठीक है? चलिए, और कौन आ जाएगा बताइए? हम आ गए हैं, हमारे कजिन्स आ गए, हमारे सिबलिंग्स आ गए, और कौन आ सकता है? एक ऐसा पर्सन जो आपकी जनरेशन में आ जाए। तो यहीं पर यदि बात करें, अच्छा वाइफ बताइए, वाइफ कहाँ जनरेशन में आती है? आपकी साथ वाली जनरेशन में आती है, ऊपर वाली जनरेशन में आती है, नीचे वाली जनरेशन में आती है? बताइए। तो वाइफ की यदि बात करें तो वाइफ जो है वो आपके इक्विवेलेंट जो जनरेशन है उसी में आएगी, ठीक है? समझ रहे हैं? वाइफ जो है वो कहाँ पे आएगी? आपके इक्विवेलेंट जनरेशन में आएगी, जिस जनरेशन में आप हैं उसी में आएगी, ठीक है? अब वो चाहे आपसे एज में बड़ी हो या छोटी हो, इट्स डजंट मैटर, ठीक है? यदि इसी की हम बात करें और आगे यदि हम बढ़ते जाएं तो जो आपके इन-लॉज हैं, इन-लॉज का यहाँ पे मेरा मतलब ये हो गया सिस्टर इन लॉ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? आपको दिखेगा नहीं। और ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? सिस्टर इन लॉ का मतलब हो जाता है भाभी, साली, और इन-लॉज भाभी होता है, साली होता है, और क्या होता है? ननद वगैरह भी होते हैं ना? ननद, ननद क्या होता है? ननद होता है कि आपके हस्बैंड की सिस्टर, दैट्स कॉल्ड ननद। भाभी मतलब कि भैया वाली, ठीक है? साली की मतलब आपकी जो वाइफ के जो सिस्टर होती है उन्हें साली कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे छोटी है बड़ी है डजंट मैटर, यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, बस उसे सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, ठीक है? इंग्लिश में करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ हिंदी वाले रिश्ते बहुत उलझाते बहुत हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर चाचा होते हैं, यहाँ मामा होते हैं, यहाँ पे मौसाजी होते हैं, फूफाजी होते हैं, और इंग्लिश में बस एक ही होता है, कौन? अंकल, ठीक है? और वैसे यदि बात करें हिंदी में तो मौसी, बुआ, ये वो करके, और वहाँ पे होता है आंट। आंट वो भी होती है जो कोई नहीं लगता, वो अंकल आंटी लगते हैं, ठीक है? चलिए, है ना? तो यहाँ पे जो बात की हमने वो किसकी बात की है? अच्छा, वो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है कि साला, ये वो होता है आपकी वाइफ का ब्रदर है, वो साला होता है। फिर जीजाजी वो आते हैं कि आपकी सिस्टर है, उनके हस्बैंड वो जीजाजी हो गए हैं, ठीक है? और एक और यहाँ पे आ जाता है ब्रदर इन लॉ का मतलब देवर, ठीक है? आपका ही भाई। आपके भाई से मेरा मतलब है कि आपकी वाइफ है और एक आपका भाई है, तो आपका भाई है ना, वो आपकी वाइफ का क्या लगेगा? देवर लगेगा, ठीक है?
थोड़ा हिंदी में थोड़ा समझाना ऐसे थोड़ा थोड़ा टिपिकल रहता है, क्योंकि रिश्तेदार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इंग्लिश में क्या है कि बहुत ही कम रिश्ते होते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे। खैर चलिए, जो बच्चों को समझ में नहीं आता डायरेक्टली वो उनके लिए है। सिबलिंग्स का मतलब बच्चा होता है सहोदर, यानी कि आपके सगे भाई बहन, हम तो हैं ही हैं, ठीक है। कजिन का मतलब होता है कि चाहे वो आपके चाचा के हों, मामा के हों, बुआ के हों, मौसा के हों, सारे आप कौन होते हैं, कजिन होते हैं, ठीक है। इन लॉज का मतलब मैंने आपको बताया वाइफ जो आपकी है वही, ठीक है। और इन लॉज का मतलब हमने आपको बता दिया है कि इन लॉज का मतलब होता है दो तरह के यहाँ पे बन जाएंगे, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब हो जाता है कि भाभी आपकी हो गई, ननद आपकी हो गई है, साली आपकी हो गई है। और वहीं पर ब्रदर इन लॉज की यदि हम बात करें तो आपका देवर हो गया, और साथ साथ हो गया साला और जीजा जी, ये बन गए हैं, ठीक है। चले आगे। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, हमारी जनरेशन में आते हैं बच्चों। एक जनरेशन ऊपर की यदि हम बात करें, एक और जनरेशन ऊपर, हमसे जस्ट बड़ी वाली जनरेशन, हमारे जस्ट बड़ी वाली जनरेशन में यहाँ पे कौन आ जाएगा, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ही पेरेंट्स, यहाँ पे आ जाएंगे पेरेंट्स, यानी कि हमारे माता पिता दोनों यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें यहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ यहाँ पे और कौन आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे अंकल, ठीक है, अंकल। और दूसरा कौन आ जाएगा यहाँ पे, आंट। अंकल जानते हैं कौन होता है, अंकल का मतलब आपका हो गया चाचा, मामा, मौसा जी और फूफा जी, ये चारों तरह के प्राणी यहाँ पे आ गए हैं अंकल में, ठीक है। अंकल एक वो पर्सन भी होता है जिसके पास ये लाइसेंस होता है कि तुम्हें बिना बात कूट भी सकता है, ठीक है। आंट तो समझ ही गए हैं, इनकी वाली अंकल की, ठीक है। चारों यहाँ पे आ जाएंगे, पेरेंट्स अपने हैं ही हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, और कौन यहाँ पे आ सकता है बताइए, इससे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में यहाँ पे आ जाते हैं आपके इन लॉज। इन लॉज का मतलब यहाँ पे है कि आपके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, यानी आपकी सासू माँ और आपके ससुर जी हैं, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ पे, आपसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में वो आएंगे, ठीक है। यानी आपके पेरेंट्स की इक्विवेलेंट जो जनरेशन होगी वहाँ पर वो आएंगे, ठीक है। अगर एक जनरेशन और हम ऊपर जाते हैं तो और एक और ऊपर जनरेशन जाने में और कौन मिलता है बताइए। यहाँ से यदि आप ऊपर जाते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलती है ये जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब है ग्रैंडफादर, ठीक है। नहीं सोच लिए होंगे ना बहुत सर, जीएफ लिख दिए हैं, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब ग्रैंडफादर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना। अगर वो भी होती ना तो वो यहाँ नहीं आती, वो यहाँ आती, ठीक है, समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट जनरेशन में आती। लेकिन क्या है कि ऐसे रिश्तों के लिए इस टॉपिक में कोई जगह नहीं है। वैसे असल ज़िंदगी में बहुत जगह होती है लेकिन इस टॉपिक में नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ग्रैंडफादर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर बच्चों और ऊपर जाते हैं ना तो यहाँ पे आते हैं आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है आपके परदादा और परदादी, समझ में आ गया। यानी आपके पिताजी के जो दादा हैं दादी हैं वो आपके इस जनरेशन में आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब यहाँ तो हम थे, हमारे ऊपर पेरेंट्स हो गए, यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर हो गए, यहाँ पे हमारे हो गए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अगर नीचे वाली जनरेशन में हम जाएं, अपने से नीचे वाली जनरेशन में, तो कौन होते हैं, सबसे पहले तो हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो आ जाते हैं, हमारे बच्चे, ठीक है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। और कौन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आ जाते हैं आपके नीस और नेफ्यू, यानी भतीजी और भतीजे आपके आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब ये नीस और नेफ्यू कौन होते हैं, नीस का मतलब होता है कि डॉटर ऑफ योर ब्रदर और योर सिस्टर, आपके भाई या बहन की जो बेटी होती है वो आपकी क्या लगती है, नीस लगती है, ठीक है। हिंदी की यदि बात करो तो हिंदी में नीस को कहा जाता है भतीजी या भांजी। भतीजी का मतलब होता है कि आपके भाई की जो बेटी है वो आपकी भतीजी लगेगी, आपकी बहन की जो बेटी है वो आपकी भांजी लगेगी। यहीं पर ये इसका मेल वर्जन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो गया, इसका मतलब भतीजा हो गया और भांजा हो गया, नेफ्यू का मतलब और नीस का मतलब ये हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। और कौन आ जाएगा यहाँ पर, आपसे नीचे वाली जनरेशन के बच्चों में बात करें, सबसे पहले आपके यहाँ पे पेरेंट्स आ गए हैं, सॉरी आपके बच्चे आ गए हैं, नीस आ गए, नेफ्यू आ गए, यानी आपके से छोटे। और यदि एक और हमें यहाँ बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं, मान लीजिए आप हैं तो कभी न कभी ऐसा होगा कि आपकी शादी भी होगी, यदि आप बदकिस्मत रहे तो ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, आपके जो बच्चे होंगे उनकी यदि शादी होगी, ठीक है, तो वो जिस भी पर्सन के साथ होगी वो आपका क्या लगेगा, इन लॉ लगेगा, यानी कि आपका सन इन लॉ, समझ रहे हैं। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, ठीक है, यानी कि आपकी बेटी का हस्बैंड क्या होता है, सन इन लॉ होता है। साथ ही और कौन, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है कि आपका जो बेटा है उसकी जो वाइफ है वो कौन हो जाती है, डॉटर इन लॉ हो जाती है, समझ में आ गया, क्लियर है सबको। सन इन लॉ डॉटर इन लॉ क्लियर है ना। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद और डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बहू,
यानी कि आपके बेटे की जो वाइफ है वो आपकी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। ये इस जनरेशन में आ गए। हमारी जनरेशन से जस्ट नीचे वाली जनरेशन में, एक और जनरेशन नीचे की यदि हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे आ जाते हैं, यानी कि आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, चाहे आपके पोते हैं पोतियां हैं, वो आपके यहाँ आ जाते हैं। और नीचे जाओगे तो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं, यानी पड़पोते आ जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते चलोगे पड़पोते पड़पोते पड़ ये पोते चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक फैमिली जनरेशन्स हो गई है कि किस तरह से आपको, कहाँ आपको ऊपर जाना है, कहाँ आपको नीचे जाना है। ये मैंने देखो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि सर ठीक है पेरेंट्स जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में आ गए हैं तो फादर इन लॉज मदर इन लॉज खाएंगे। तो ये सब इसलिए मैंने आपको बताया, इस बात का ख्याल रखिए कि कौन पर्सन कहाँ पे किस जनरेशन में आपका आ रहा है, वहाँ पर ही आपको रखना है। समझ में आ गया। ऐसे कहा जाता है कि टॉपिक बहुत आसान है, रिश्ते इतने आसान होते नहीं है वैसे ना। और भी मुश्किल हो जाते हैं रिश्ते जब आपको सारे रिश्ते संभालने होते हैं। चलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन क्या है कुछ। तो ये बच्चों वही है जो मैंने आपको बताया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। जो मैंने आपको बताया था वही है ये सब कुछ, यानी कि जनरेशन जो है वही मैंने आपको यहाँ बताई है। सबसे ऊपर ग्रैंडफादर आ गए हैं, देन आपके फादर वाली जनरेशन आ गई है, इसके बाद तो वो आपकी ये सारी क्या है, जनरेशन है। ओके, यू कजिन इन लॉज दो बार आ गए हैं क्या यार, ये ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आ गया है, फिर इसके बाद आ गया फादर अंकल। ओके यार ये ना थोड़ा इसमें ये मिस्टेक हो गया है, योर ब्रदर फादर मदर अंकल आंट फादर इन लॉ मदर इन लॉ। यहाँ पे जो सेकंड वाली जो रो है ना, ये वाली ये वाली ये डबल कॉपी हो गई है ना, तो इसको एक ही आप मानिए, ठीक है। सबसे ऊपर आपके कौन आ गए, ग्रैंडफादर आ गए हैं, उसके बाद आपके फादर वाली जनरेशन आ गई, देन फिर कौन आ गया, यू योर ब्रदर सिस्टर कजिन ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ये सब आ गए हैं, ठीक है। ये आपके साथ वाले हैं, ठीक है, ये वाले, ये जो ये आपके साथ वाले हैं, और ये हैं वो आपके नीचे वाले हैं, ठीक है, वही है। बस ये ऊपर जो सेकंड वाली लाइन है ना, ऐसे आप कट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो बार मैंने यहाँ पे स्लाइड बना दिया, दो बार मैंने इसका कॉलम बना दिया, ठीक है, ख्याल रखिएगा इस बात का। चलिए हाँ सॉरी फॉर दैट, चलिए बढ़े आगे। ये वही है जो सब कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो अब देखो कुछ एक रिश्ते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जो आई होप कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मुझे इन सब के बारे में जैसे कभी भी मैं पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ा करता था, हालांकि पढ़ता मैं अभी भी हूँ, पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। तो जनरली ये कहा जाता है कि बच्चों इनको तो आप जानते होंगे, तो मैं तो ये नहीं मानता कि आप जानते होंगे, तो आप सीख लीजिए एक बार। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या है, मदर्स और फादर्स सन, यानी कि आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, उनके जो बेटे हैं वो आपके क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, इसे सब जानते हैं। सेकंड है मदर्स और फादर्स, जो बेटी है उनकी वो बहन लगती है। यहाँ से आप समझिए फादर्स जो ब्रदर हैं, पिताजी के जो भाई हैं वो आपके अंकल लगते हैं, और आपके पिताजी की जो बहन है वो आपकी आंट लगते हैं, वो आपकी लगती है, ठीक है। इसके बाद है फादर्स फादर, यानी कि आपके दादाजी, यानी कि वो कहते हैं ना हर बाप का एक बाप होता है, उसे हम दादाजी कहते हैं, तो वो वाले दादाजी यहाँ पे हैं। एंड फादर्स मदर, दादी जो सबकी प्यारी होती है, दादी माँ। देन मदर्स ब्रदर, देखो मैटरनल अंकल। यहाँ पे एक बात आप समझिए यार, अंकल की यहाँ बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, अंकल की बात हो रही थी। अंकल मैंने आपसे कहा था कि चाचा मामा सब ये कहाँ आते हैं, अंकल में आते हैं, लेकिन एक बात समझिए, ऑप्शन में यदि अंकल है तो अंकल टिक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है, मतलब पैटर्नल आ गया, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। पैटर्नल का मतलब होता है जो रिश्ते पापा की साइड से होते हैं, और मैटरनल का मतलब होता है जो माँ की साइड से होते हैं। यानी कि चाचा है तो वो पापा की तरफ से है ना, तो वो पैटर्नल अंकल है। मैटरनल अंकल का मतलब जो माँ की तरफ से, वो मैटरनल अंकल है, ठीक है, यानी कि वो मामा है। समझ में आ गया। तो मैटरनल मतलब माँ की तरफ से, पैटर्नल मतलब पिताजी की तरफ से, ठीक है। तो यदि कहा जाए कि मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि यहाँ पे आपको नाना जी की बात हो रही है, मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि यहाँ बात हो रही है नानी की बात हो रही है, पैटर्नल का मतलब तो अपनी दादी है ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद है कि सन्स वाइफ, बेटे की जो वाइफ है, बेटे की जो पत्नी है वो आपकी क्या लगेगी, तो वो आपकी लगती है डॉटर इन लॉ, यानी कि पुत्र वधू होती है, ठीक है।
और फिर डॉटर्स हस्बैंड, आपकी बेटी का जो हस्बैंड है, जो आपकी बेटी के पति हैं, वो आपके हो जाते हैं सन इन लॉ, यानी कि दामाद बन जाते हैं, ठीक है। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, आपके हस्बैंड या वाइफ की जो सिस्टर है वो आपकी लग जाती है सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और आगे से मैं इन्हीं टर्म्स का यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। जो हिंदी के जो टर्म्स है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कहीं कहीं होते हैं, तो ठीक है, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए, कोई ऐसा यदि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होगा तो वहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। चलिए, इसके बाद है हस्बैंड से और वाइफ ब्रदर। आपके पति या आपके पत्नी की जो वाइफ का जो भाई होता है वो आपका लगता है ब्रदर इन लॉ, यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो आपका साला हो गया, आपका जीजाजी हो गया और देवर हो गया। ब्रदर्स सन जो आपका होता है, भाई का बेटा आपका नेफ्यू लगता है, और भाई की जो बेटी होती है वो आपकी नीस लगती है। सिस्टर्स हस्बैंड, आपकी बहन का जो हस्बैंड होता है वो आपका ब्रदर इन लॉ यानी जीजाजी लगता है। और ब्रदर्स वाइफ, आपके भाई की जो वाइफ होती है वो आपकी भाभी लगती है, ठीक है। वहीं पे यदि बात करें मदर्स फादर, माँ के पिताजी की यदि बात करें तो होते हैं ग्रैंडफादर। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था मैटरनल और पैटर्नल वहाँ पे हो जाते हैं। दादा दादी पैटर्नल हो गए हैं, मैटरनल मतलब नाना नानी हो गए हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगली पॉइंट पर। क्या है सबसे पहले टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब कि जहाँ पर रिश्ते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए जाते हैं। एक पर्सन होता है, 2 बेटे हो गए हैं, तो इस तरह से सब कुछ चलता जाता है, ठीक है, एक पेड़ की तरह। इसीलिए इसे फैमिली ट्री टाइप कहा जाता है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट लिख दिए हैं कि मेक ए क्लियर पिक्चर इन योर माइंड अबाउट द डिफरेंट रिलेशनशिप। सबसे पहले तो डिफरेंट रिलेशनशिप को पता होना चाहिए कि जैसे अभी जो मैंने बताया था ना, ये आपको सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ऑलवेज मेक ए जनरेशन ट्री फॉर एवरी क्वेश्चन टू सॉल्व इट एज सिंपली ए वे। यानी आपको बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करना, तो आप क्या बना लीजिएगा, फैमिली ट्री बना लीजिए, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। देन बी केयरफुल अबाउट पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेशनशिप। इस बात का ख्याल रखना है, पैटर्नल और मैटरनल की जगह आपको इस बात का ख्याल आपको रखना है, ठीक है, कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट नेम डज नॉट डिटरमाइन जेंडर, कि नाम है वो कभी जेंडर को डिटरमाइन नहीं करता। कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रीना, मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ नाम यहाँ पे हैं, नहीं विजिबल है, अरे यार गलत जगह लिख दिया ना। देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए यार। मैं जनरली ऑफलाइन क्लास में देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं इसमें, ठीक है। समझिए क्या है, मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, ये विजिबल है, यहाँ पे मैंने लिखा गोलू। किसका नाम होता है बताओ, लड़के का लड़की का? है ना कन्फ्यूजन। तो जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। राम इज ब्रदर ऑफ गोलू, राम इज ब्रदर ऑफ गोलू, नहीं दिख रहा ना, गोलू, ठीक है। राम इज ब्रदर ऑफ गोलू, तो राम बच्चों क्या हो गया, राम तो भाई हो गया किसका, गोलू का, तो गोलू इसकी क्या हो गई, नहीं कंफर्म है। गोलू इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। गोलू तो जनरली नाम आपने सुना ही होगा यार। अच्छा, लड़की का नाम होता है गोलू, होता है मिर्जापुर, देखना उसमें वो लड़की का नाम गोलू ही है, ठीक है। चलिए, है ना। तो आपको नेम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं करना। सोनू, सोनू भी क्या होता है, कई बार लड़की भी होती है लड़का होता है, तो नाम से आपको नहीं जाना। यानी यहाँ पे काजल भी लिखा हुआ है ना, तो ये काजल भी लड़का हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। यदि यहाँ पर लिख रही है यहाँ पे रीना, ये लड़का भी हो सकता है। आपको नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करना है यार, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा, ये मान के चलिए। एक और मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलिए। विनीता लड़की है लड़का है, नहीं डिसाइड करना। जब तक ये ना लिखा हो कि विनीता इज सिस्टर, जब तक आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये गलती आप फिर से करोगे, ये गलती आप फिर से करोगे। मैं बार बार कहने के, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आप देखना आप यही गलती करोगे, तो मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज़ ये गलती ना करें, क्योंकि आपका लॉस हो सकता है 1 या 2 मार्क्स का। तो क्या करना है आपको, नाम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं करना है। चाहे आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखे लक्ष्मण आपको दिखा हुआ मिले, तो भी आपको ये मान के चलना है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है। नाम से जेंडर डिसाइड आपको नहीं करना है। मोहन भी आपको लिखा हुआ दिखे, एक ऐसा नाम आप कहो कि सर ये तो कभी लड़की का हो ही नहीं सकता,
ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ, तो ये पॉइंट था, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था। इसके बाद है रिप्रेजेंट मेल विद स्क्वायर और प्लस। यहाँ पे देखो क्या है, ये इसको मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं इसको टॉपिक को पढ़ूंगा तो बहुत सारी जगह लिखा हुआ आएगा कि राम इज ब्रदर एंड श्याम इज कजिन, इस तरह से सारी चीज़ें पॉइंट लिखे आएंगे। अब हर जगह हम ये तो नहीं लिख सकते ना यार, चलो मान लो यहाँ पे सोनू लिखा आ गया तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सर ये मेल है, यहाँ काजल लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये फीमेल है। तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, हमें क्या है कि ऐसा एक कोई सिंबल चाहिए जिससे हमें ये पता देखते ही पता लग जाए कि ये फीमेल है और ये मेल है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी बात होगी किसकी, मेल की, जब भी कभी किसकी बात होगी, मेल की यहाँ बात होगी, तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे प्लस से, या आप इसे डिनोट कर सकते हैं किससे, स्क्वायर से आप डिनोट कर सकते हैं। और भी कोई आपके जहन में हो, या फिर फीमेल की यदि हम बात करें तो ऐसे आप माइनस से डिनोट कर सकते हो, या ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, सर्कल से डिनोट कर सकते हो, राइट एंगल, ट्रायंगल, जो भी है यार। देखो ये कोई रूल नहीं है, बस ये है कि एक हमारे समझने के लिए हमने ऐसे आसान बना लिया है कि सर अब हमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोनू लिखा हुआ है, अगर ये सर्कल है का मतलब क्या हो गया, फीमेल हो गया। और अगर मान लीजिए सोनू को हमने कुछ लिख रखा है इस तरह से, तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, मेल हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है? यानी कि आपको देखना है कि किस तरह से आपको ये करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मेल के लिए हो जाएगा, चाहे वो प्लस की बात करें या हम स्क्वायर की बात करें। फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको जो इनमें से बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज ए सिंबल ही तो आपको यूज करना है। यहाँ पे सुनीता लिखा हुआ आ गया, सुनीता के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया, मतलब सुनीता क्या है, माइनस है। माइनस का मतलब कि फीमेल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर माइनस प्लस आप क्यों यूज कर रहे हैं, चलिए ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चों, बस थोड़ा समझने के लिए था, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब अगली चीज यहाँ पर आती है, फैमिली जनरेशंस को आप कैसे शो करोगे, कैसे शो करोगे का मतलब यहाँ पे है, देखो लिखा हुआ है कि सिबलिंग्स की यदि बात करें, आपसे कहा कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो देखो ए क्या है, भाई है, ए इज ब्रदर, तो बच्चों ए ब्रदर है तो मेल ही होगा, ये तो क्लियर है ना, भाई भाई तो मेल ही होता है। तो इसको आपने डब्बे में बंद कर दिया। आपको हमारी बात समझ में आ रही है ना, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए को आपने बॉक्स में बंद कर दिया। अब ब्रदर है तो सेम जनरेशन में आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप, आपके सिबलिंग्स, आपके कजिन, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज यानी कि सिस्टर लो, ब्रदर लो, आपके सेम जनरेशन में आते हैं, समझ में आ गया। तो ब्रदर सेम जनरेशन में आएगा, कौन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए और बी कहाँ पे आएंगे, सेम जनरेशन में आएंगे। अगर ए भाई है तो बी कौन हो जाएगा, बताओ, ए भाई है तो बी कौन हो जाएगा, बच्चों हम नहीं कह सकते। ए तो भाई इतना पता, लेकिन बी इसकी बहन है या भाई है ये आपको नहीं पता। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए है वो बी का भाई है, लेकिन नहीं पता आपको, ठीक है, कि यहाँ पे क्या आ सकता है, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने एक और बना दिया, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एज वाइफ ऑफ बी या एज हस्बैंड ऑफ बी, या चलिए कुछ और लिखते हैं हम यहाँ पर, एज फादर ऑफ बी, एज फादर नहीं विजिबल है अब, ठीक है, एज फादर ऑफ बी। तो बच्चों एज फादर यानी कि क्या बन जाएगा बताओ, ए इज फादर यानी कि अगर बच्चों फादर है तो मेल ही होगा, पिताजी है, ठीक है। एज फादर ऑफ बी किसका है, बी का है, किसका है, बी का है ना। तो बच्चों अब बताइए कि जो बेटा आएगा ए इज फादर ऑफ बी, तो ऑब्वियसली ए बड़ा होगा और बी क्या होगा, छोटा होगा, और छोटे वाले हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे वाली जनरेशन में आते हैं, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। ये जो एरो जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो एरो बनाया वो इसी के लिए बनाया है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्टिकल लाइन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, लाइक बिटवीन ग्रैंडफादर फादर और फादर और ए सन, ठीक है। ये वर्टिकल जो लाइन है वो यूज की जाती है जनरेशन गैप को डिनोट करने के लिए, जनरेशन गैप को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, समझ में आ गया। तो एज फादर ऑफ बी, तो यहाँ पर हमने ये किससे डिनोट किया है, हमने एक लाइन से डिनोट किया है, समझ में आ गया। अब वहीं पर यदि बात करें कि तो सर इसको आप कैसे डिनोट करोगे, तो बच्चों जब सेम जनरेशन की बात होती है तो आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सिंगल लाइन से आप डिनोट कर दीजिए किसको,
अपने सिबलिंग्स को यानी अपने भाई और बहन को आप किससे डिनोट कर दीजिए, आप एक सिंगल लाइन से उन्हें डिनोट कर दीजिए। समझ में आ गया, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे जैसे आपको सिंगल लाइन दिखे इसका मतलब आप समझ जाए कि ये लोग भाई बहन हैं। समझ में आ गया? तो अब कहेंगे सर ठीक है चलो वो बात समझ में आ गई, लेकिन हस्बैंड जो और वाइफ भी होते हैं वो भी तो सेम जनरेशन में आते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? तो वहां पर देखो आगे ही थोड़ा लिखा हुआ है, एज हस्बैंड ऑफ बी, एज हस्बैंड ऑफ बी, तो ए क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। अब हस्बैंड तो मेल ही होगा यार, समझ में आ गया? मैं आजकल के कानून पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं अपने पारंपरिक जो रिश्ते हैं जो चलते हुए आ रहे हैं सदियों से, उस पर हम जा रहे हैं। बाकी फिलहाल के सिचुएशन में देखें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है? समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आपको फिलहाल के हिसाब से यहाँ पर हस्बैंड मेल ही होगा, ठीक है? चलिए, ओके। एंड एज हस्बैंड ऑफ बी किसका है बच्चों? बी का है। तो बी जो भी हो कहाँ आएगा? सेम जनरेशन में आएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है या भाई बहन है वो सेम जनरेशन में आते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? अच्छा एक बात बताइए यार, ए का तो आपको पता लग गया, जो इसका जेंडर वो पता लग गया, बी का आपको पता लगेगा क्या? आप कहोगे सर नहीं पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? यार इतनी बात समझो कि एक जो कपल होता है ना, उस कपल में एक लड़का होता है एक लड़की होती है। अगर ये हस्बैंड हो गया दूसरी वाइफ ही होगी, कपल है ना, हस्बैंड है, और हस्बैंड किसका होता है? वाइफ का ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन आ गया? बी आ गया। अगर ये मेल है तो ये क्या होगी? फीमेल ही होगी। ये स्लाइड चेंज हो गई ना, चलिए समझ में आ गया? देखो और किसी रिलेशन पता आपको नहीं लगेगा, लेकिन जो कपल वाला रिलेशन है उसमें यदि एक का पता लग जाएगा दूसरे का पता आपको अपने आप लग जाएगा कि ये अगर मेरा दूसरी फीमेल होगी। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसे और ये बना देते हैं। चलो, सिंगल लाइन का मतलब क्या था कि सिबलिंग्स है। यहाँ पर डबल लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? एक हस्बैंड वाइफ है, कपल है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, हम इसे प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। प्लस का मतलब हो गया कि हाँ जुड़ गए हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। वहां पे लिखा भी हुआ है देखो, कपल को आप ए प्लस बी से डिनोट कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ है ए बी, यानी ए भाई है बी का और बी इसकी बहन हो गई, क्योंकि आपको पता है सिंगल लाइन से आप भाई बहन को डिनोट करते हैं। प्लस का मतलब हो गया कि प्लस से आप मेल को, फीमेल से आप सर्कल से फीमेल को डिनोट कर रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, यानी कि डेफिनेटली ये क्या है? कपल है। समझ में आ गया? चलो इसके बाद है, देखो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको बताई हैं। उसमें कपल में आप ए प्लस बी भी आप कर सकते हैं और ए डबल लाइन बी भी कर सकते हैं, ठीक है? जो आपको बेहतर लगे, जिससे आपको समझ में आए उससे आप करिए। कि यदि कोई ऐसा मेथड जिसे आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप उससे भी कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है? देखो ये बहुत छोटी छोटी बात है, इसलिए मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि टॉपिक की स्टार्टिंग में यदि आपका बेसिक अच्छा हो जाए ना तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसलिए पहला जो लेक्चर है वो मैं थोड़ा बहुत अच्छे से आपका लेता हूँ। इसके बाद क्या है कि क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस का क्या हमें प्रैक्टिस करना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पे आ गया भैया एक क्या निकल के आ गया है? एक फैमिली ट्री निकल के आ गया, ठीक है? इस फैमिली ट्री की स्टडी आप कीजिए और इस स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। यहाँ पर क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे कि ऊपर सबसे ऊपर क्या है? एफ और ए का रिलेशन क्या है, बता सकते हैं? एफ और ए का रिलेशन क्या है? तो आप कहोगे सर देखो आपने हमें दो चीज़ें बताई हैं, या तो प्लस हो या फिर हो सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, ऐसा कुछ इनके बीच में कुछ है नहीं। तो इनके बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अब कुछ भी का रिलेशन होगा मतलब ये नहीं है बाप बेटे हो सकते हैं। बाप बेटे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो सेम जनरेशन में है, ठीक है? अब सेम जनरेशन में है तो वो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, इन-लॉज भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा गिवन नहीं है आपको कुछ, ठीक है? ए और बी की बात करें तो बच्चों देखो दोनों के बीच में क्या है? डबल साइन लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। वहीं पर ए है, सर्कल से डिनोट किया, यानी कि वो फीमेल है, और फीमेल है तो मतलब उसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है? डी की यदि बच्चों हम बात करें तो डी कौन है यहाँ पर? देखो बी के नीचे डी है और डी है वो एक सर्कल के अंदर बंद है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो डी है ना वो बी की बेटी है। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि बी की बेटी है, ए और बी दोनों की बेटी है? दोनों की बेटी है, संतान दोनों की होती है, ठीक है? चलिए तो ऐसा होता है नहीं सर, हम पापा जैसे कहते हैं मेरा बेटा, तो वो प्यार से कहते हैं, ठीक है? होता हमारा एक्चुअली वो। चलिए हाँ, तो यहाँ पर सिंगल वाला सीन नहीं है, हाँ? ओके, और यहाँ पर सी की यदि बात करें तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए? ए और बी के यानी कि सी है वो भी उनका क्या है? बेटा है।
अब सी से सिंगल लाइन से ई जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब ई और सी दोनों कनेक्ट है, दोनों भाई बहन है, यानी कि ए और बी के 3 संतान हैं, ई, सी और डी। तो आप कहेंगे सर डी जुदा क्यों है, डी अलग क्यों है? भाई कोई बात नहीं, वो बी के नीचे रख दिया है, ठीक है। बात वही है यहाँ पर सेम कि वो 3 भाई बहन है। ऐसा नहीं है कि एक है, एक बेटा पापा के साथ चला गया, एक मम्मी के साथ चला गया, तो दोनों अलग हैं, वैसा नहीं है। भाई बहन तो है ना वो, तो एक है वो पापा के साथ बैठा हुआ है, 2 है वो मम्मी के साथ है, तो है एक्चुअली में कितने हो, 3 लोग हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जी आ गया है, जी की बात करें बच्चों तो वो किसका है, सी का है। तो आप कहोगे सर सी की शादी तो दिखाई नहीं रखी इसमें, ठीक है। ऐसा तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आपको सारे रिलेशन शो किए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो आपको मानना है कि जी है। ऐसा नहीं है कि वो अनमेरिड है और उसके बेटा हो गया, वैसा यहाँ पे नहीं होता इस टॉपिक में, ठीक है। वो सांसारिक बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट से आप चलिए, ठीक है। तो जी है, मैरिड हुई उसकी, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो जी है वो सी का बेटा हो जाएगा। साथ ही साथ जी सी का बेटा हो गया, लेकिन ए का क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, यानी कि उसका पोता हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे रिलेशन है जो मैंने दिए गए हैं यहाँ पे। बच्चों यदि ई की मैं बात करूँ, आपसे पूछो कि ई बताओ, ई है वो जी का क्या लगेगा, तो आप कहोगे सर ई है उसका चाचा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सी है वो तो क्या हो गया, उसका पिताजी हो गया, और पिता के भाई यानी ई वो क्या लग जाएंगे, उसके अंकल लग जाएंगे। तो इस तरह से लगभग 15 ऑफ रिलेशन है वो मैंने यहाँ पे आपको बना के दे रखे हैं, ठीक है। तो उन्हें एक बार आप स्टडी कीजिए, मुझे कुछ समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कुछ जो थोड़े बहुत थे वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से आपका जो मेन है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या है, देखो गिवन है, मैं क्या आपसे क्या कह रहा हूँ, यदि आप फैमिली ट्री बनाना सीख गए हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। फैमिली ट्री आपका सही बन गया, आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा, लेकिन यदि आपने फैमिली ट्री ही गलत आपने बना दिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहीं आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ बात हो रही है क्या है, डी इज ब्रदर ऑफ बी। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िए, डी इज ब्रदर, ब्रदर कौन है, डी है। सो आपने क्या बना दिया, डी है वो क्या हो गया, भाई हो गया, और भाई बच्चों क्या हो गया, मेल हो गया। किसका भाई है, डी इज ब्रदर ऑफ बी, और ब्रदर हमेशा सेम जनरेशन में आता है, ये आपको पता है, ब्रदर सेम जनरेशन में आता है। लेकिन बी का है तो बी के बारे में यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे आप ये कंक्लूड कर पाओ कि ये मेल है या फीमेल है, समझ में आ गया। देन इसके बाद है एम इज ब्रदर ऑफ बी, एम इज ब्रदर ऑफ बी, एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि एम है वो बी का भाई है, एम है वो किसका भाई है, एम बी का भाई है। तो एम भाई है बी का, तो यहाँ पर बच्चों जो आपको पता लगा वो भी एम के आपके जेंडर के बारे में पता लगा है आपको, एम के बारे में। बी के बारे में आपको अभी भी पता नहीं चला है कि वो इनकी बहन है। अच्छा इस एम को मैं क्या उठा के यहाँ पे रख सकता था, क्या यहाँ पे रख सकता था इस एम को? आप कहोगे नहीं सर वो तो बी का है। अरे भैया ये भी तो देखो, डी है वो भी तो बी का भाई है, समझ में आ गया। तो इसको आप कहीं भी रखते कोई फर्क आपका नहीं पड़ता, क्लियर है। चलिए इसके बाद है कि एम इज ब्रदर ऑफ बी। देन इसके बाद है के इज फादर ऑफ एम। बच्चों के इज फादर, देखो के फादर है किसके, एम के। फादर कौन है, के है कि एम है, के है। और फादर जो होते हैं हमेशा कहाँ आते हैं, अपर जनरेशन में आते हैं। तो इस सिंगल लाइन से आप नोट करते हैं, यहाँ पे कौन आ जाएंगे, के आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, के आ जाएंगे। और के क्या है, फादर, फादर तो मतलब क्या होंगे, मेल ही होंगे, समझ में आ गया। फिर इसके बाद है के इज फादर ऑफ एम एंड टी, एम और टी के पिता हैं। के इज फादर ओके, के इज फादर ऑफ एम, हाँ इतना ही था, वो कॉमा आ गया इसके बाद। एंड टी इज वाइफ ऑफ के, टी है वो के की वाइफ है। तो ना तो मेरे पास टी तो है नहीं, टी कौन है, वाइफ है किसकी, के की, के ऑलरेडी गिवन है। तो टी है वो वाइफ है के की, तो वाइफ है तो फीमेल ही होगी, अब पत्नी है, लड़की होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। ये जो रब ने बना दी जोड़ी, यहाँ तो खैर आपने बनाई है। इसके बाद है हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। हाउ इज बी रिलेटेड, ये क्वेश्चन लिखा हुआ ना वही मैं रीड कर रहा हूँ। आपसे पूछा गया बी है वो टी का क्या लगेगा। अब यहाँ पे दुविधा ये आ जाती है यार कि सर किससे किसका आपको बताना है। तो आप याद रखिए कि पहला वाला पर्सन दूसरे वाले का क्या लगेगा। पहला वाला पर्सन कौन है, बी, दूसरा वाला पर्सन कौन है, टी। तो पहला वाला कौन है, बी, टी का क्या लगेगा, ये देखिए बच्चों ये टी के है, इनकी 3 संतान हैं, क्योंकि एम है और एम के ये भाई बहन है, समझ रहे हैं। तो 3 संतान इनकी हो गई। तो पूछ रहा है बताओ बी क्या लगेगी उनकी, किसकी,
टी की क्या लगेगी, बी। तो यहाँ पे आप कहोगे सर बेटी लगेगी, क्यों? नहीं कह सकते बच्चों, यहाँ पर ये बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। अब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है। ऑप्शन में आपके पास क्या है, ठीक है। यदि ऑप्शन में आपके पास ओनली डॉटर है, सन नहीं है, तो आप डॉटर पे टिक कर दीजिए। यदि सन है, डॉटर नहीं है, तो आप डॉटर उस पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन यदि ये इसका परफेक्ट आंसर देखें तो क्या होगा, CND। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई आपको, नहीं हुई हैं? तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है और आपका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर ये जो था, ये आज मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। जो बाकी जो हमने बात की वो बेसिक फंडामेंटल्स की यहाँ पे हमने बात की, जो कहीं न कहीं आपकी बहुत हेल्पफुल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बस एक क्वेश्चन इसलिए था कि आपको बस डायग्राम बना के मुझे बताना था कि किस तरह से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, यानी आज हमने पूरे दिन में क्या सीखा है। ऐसे यदि ओवरऑल यदि आप देखोगे इस लेक्चर को तो आपको लगेगा सर क्या पढ़ा आपने पढ़ाया, लेकिन बच्चों एक बात का आप ध्यान रखिए कि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि कहीं न कहीं उसके आंसर्स नहीं आ पाते, उनसे फैमिली ट्री आप उनका नहीं बन पाता। जब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएँगे तो भी आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें, कौन सा पर्सन है, वो किस जनरेशन में आपको बैठाना होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने ये सीखी थी आज, और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इसके बाद से अगले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन, हम अच्छे क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम और भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर 2 या 3 वेरिएबल के साथ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर इतना ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।